नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है वाईएमसी संचार की इस खास चर्चा में जिसका नाम है कारगिल एक विजय गाथा। मैं कनिष्का। मैं हेमंत शर्मा। आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस खास चर्चा में। हम शांति चाहते हैं, ये तो सब समझते और जानते हैं। अब दुनिया ये देखेगी कि हम उस शांति की रक्षा करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ये शब्द स्पष्ट करते हैं कि हम भारतवासी अगर अपने पड़ोसियों का सत्कार भी करना जानते हैं तो उन्हें धूल चटाना भी जानते हैं। 1999 का वो दौर जब भारत के तत्काल प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली से लाहौर बस से जाते हैं और भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन पाकिस्तान कहां अपनी आदतों से सुधरने वाला था। दिन गुजरे, मौसम बदले, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आया और शुरू हुआ कारगिल का ये युद्ध। आज कारगिल के युद्ध को समाप्त हुए 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी जीत को मनाने के लिए आज हम जेसी बॉस यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और हमारे साथ इस जीत पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे डिपार्टमेंट के मीडिया विद्यार्थी पलक, अदिति, अनुभव, साहिल। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं जिसका विषय रहेगा कारगिल की विजय गाथा। मेरा पहला सवाल है अनुभव आपसे कि कारगिल का ये युद्ध, इसका आगाज क्यों और कैसे हुआ? देखिए, हमारे भारतीय सैनिकों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि पाकिस्तान सुनिश्चित तरीके से इतना बड़ा हमला भारत के ऊपर करने वाला है। वो दिन था 3 मई 1999 जब एक शेफर्ड अपने याक को ढूंढने के लिए निकला। उसके पास एक दूरबीन था। उस दूरबीन से वो जगह जगह पर कारगिल के मैदान में देख रहा था कि कहाँ मेरे भेड़ हो सकते हैं। तभी उसे एक जगह पर असामान्य गतिविधियां दिखाई दी। वहाँ पर कुछ लोग बंकर की खुदाई कर रहे थे। उन्हें यह देखकर कुछ ठीक नहीं लगा और तब वो भारतीय सैनिक की टुकड़ी के पास गए और वहाँ उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बंकर की खुदाई कर रहे हैं। भारतीय सेना के कुछ सैनिक उस जगह पर गए और तब उन्होंने देखा कि ये तो भारतीय नहीं है बल्कि ये पाकिस्तानी है। और तब उनको पता चला कि ये भारत के ऊपर पाकिस्तान का हमला है और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। मेरा अगला सवाल अदिति आपसे ये कि कारगिल युद्ध में कुछ अहम ऑपरेशंस कौन से थे? ऑपरेशन विजय एक बहुत ही अहम मिशन इसलिए था क्योंकि इसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ के हमारी भारतीय मिट्टी से बाहर निकाला था। एक ऑपरेशन है भारतीय सफ़ेद सागर। ये हमारी भारतीय वायु सेना ने हम पाकिस्तानी टुकड़ियों पर हमला किया था। इसमें पाकिस्तानी ज़मीनों पर जमकर बमबारी करी गई थी। एक ऑपरेशन आपका ये है ऑपरेशन तलवार। इसमें सारे पाकिस्तानी पोर्ट्स जिन्हें हम बंदरगाह भी कहते हैं उन पर बैन्स लगा दिए गए थे, उन पर रोक लगा दी गई थी जिनमें से स्पेशली कराची के पोर्ट्स थे, जिनमें से पाकिस्तानी कराची पोर्ट्स ज़्यादातर थे। तो मेरा नेक्स्ट सवाल होगा साहिल आपसे कि भारतीय सेना ने कि किस रेजिमेंट ने कारगिल युद्ध में सबसे अहम भूमिका निभाई थी? बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्का आपके सवाल के लिए। और यहाँ आप सबके माध्यम से पूरे देश को मैं आज जो 25 साल हमने पूरे किए हैं, सबसे पहले कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जो आपका सवाल है वो कहीं ना कहीं हल्का इसलिए भी मुझे लगता है क्योंकि किसी भी रेजिमेंट को दूसरे से बेहतर बताना ये भारतीय सेना के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि सभी रेजिमेंट, चाहे वो गोरखा हो, नागा हो या फिर हमारी जाट रेजिमेंट हो, कितनी भी सबने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और एक मजबूती से वो निकले। बात हम करते हैं जाट रेजिमेंट की, क्योंकि हम हरियाणा में फिलहाल हैं और जाट बहुसंख्यक ये इलाका है। तो जाट रेजिमेंट की बात करें तो 5 जाट बटालियन उस समय पे वहां मौजूद थी। मैं आपको बता दूं कि कारगिल के उस युद्ध में जहां लगभग 600 जवानों ने शहादत दी, वहां पर लगभग 70 जो जवान शहीद हुए वो हमारी इस हरियाणा की धरती से थे। ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाला एक पल नजर आता है। देखने वाली बात अब ये है कि जो जाट रेजिमेंट है जिसके पास परमवीर चक्र हो या फिर शौर्य चक्र हो, इनकी कोई कमी नहीं थी इस कारगिल युद्ध के बाद, क्योंकि 5 बटालियन, 4 जाट, 8 जाट, ये जो मैं 4 जाट कह रहा हूं ये बटालियन 4 जाट, बटालियन 8 जाट, 12 जाट, 17 जाट और 18 जाट, ये 5 बटालियनों को वहां कारगिल के उस युद्ध के दौरान ड्यूटी मिली थी, जिसमें 18 जाट बटालियन जो थी वो रिजर्व थी। उसके बाद मैं अकेली बात करूं इसकी 17 जाट रेजिमेंट की, तो इसने अकेले 22 सैनिकों को मार गिराया
बात करूं 8 जाट बटालियन की, तो इसने 25 सैनिकों को मार गिराया। तो जाट रेजिमेंट का जो इतिहास है वो काफी पुराना भी है और अपने आप में एक शौर्य की गाथा है, जिसने उन्होंने अपने शौर्य के साथ ये कारगिल के विजय के जो ये शब्द थे, ये कारगिल विजय की ओर जो हमें लेकर गए, ये मुझे लगता है एक बहुत अहम भूमिका जाट रेजिमेंट ने निभाई है। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल आपका। मेरा अगला सवाल पलक आपसे ये कि कारगिल युद्ध के दौरान सैनिकों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? थैंक यू हेमंत मुझसे क्वेश्चन करने के लिए। कारगिल वॉर के टाइम सोल्जर्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे के हाई एल्टीट्यूड पे स्पॉट्स रहते थे, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा ऊंचा वो चढ़ते जाते थे ऑक्सीजन की कमी होती जाती थी और वहाँ पे लड़ना काफ़ी मुश्किल होता था क्योंकि बर्फीली जगह थी। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने अचानक से ही वो स्पॉट्स, सेफ स्पॉट्स कैप्चर कर लिए थे जो कि वापस लेना काफ़ी मुश्किल होता था। तीसरी चीज़ ये कि वहाँ पे खाना सप्लाई करना, वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते थे, इस वजह से कम्युनिकेट करना उन लोगों से काफ़ी मुश्किल होता था। तो इसके बाद मैं अनुभव आपसे पूछना चाहूंगी कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो किस तरह से इस चीज़ को प्रभाव देते हैं, क्योंकि कारगिल युद्ध के बाद हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ गड़बड़ाहट दिखाई दी थी। देखिए, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी अच्छे रहे ही नहीं, चाहे आप सन 1948 की बात करें, 1965 की बात करें, 1971 की बात करें, या फिर आज जिसकी हम बात कर रहे हैं कारगिल वॉर जब हुआ 1999 में, तो पाकिस्तान की यह फितरत ही रही है कि वो भारत पर बार बार हमला करे। तो पाकिस्तान और भारत के रिश्ते ना तो पहले कभी अच्छे थे और ना आज अच्छे हैं। अगला सवाल अदिति मेरा आपसे ये कि क्या इस युद्ध में कोई खास रणनीति अपनाई गई जिसने इस पूरे युद्ध का रुख बदल दिया? जी हेमंत, बिल्कुल। भारतीय सेना ने अपने अलग अलग तरीकों और पैतरों से ये वॉर जीता था, जिनमें से कुछ है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर्स। इस पे उन्होंने अपने आप को जल्दी ढालने की कोशिश करी। जितना जल्दी वह अपने आप को ढाल सकते थे उतना ही जल्दी वह जीत सकते थे ये वॉरफेयर। उनकी माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग्स उनके बहुत ही ज़्यादा काम आई। और हाँ, नाइट अटैक्स, इन नाइट अटैक्स का भारतीय सेना को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला था। नाइट अटैक्स उन पाकिस्तानी सेनाओं को चौंका के रख देते थे। एक बैटल ऑफ टोलोलिंग, इस बैटल में जो श्रीनगर और लेह की पीक थी, जिससे आपको हाईवे दिखता था ओवरलुकिंग में, उसमें बेनिफिट रहा था। एक बैटल का मैं आपको नाम देती हूँ, बैटल ऑफ 4875। इस बैटल में कैप्टन बत्रा ने अपनी जान भी गंवाई थी, जो व्यर्थ नहीं गई थी। उसे बत्रा पीक के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति आपका। इसके बाद मैं नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगी साहिल से कि साहिल, आप ये बताइए कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत के मित्र देशों का भारत को किस तरह से समर्थन मिला? देखिए, जब 99 में विश्व युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले हम सब जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो पाकिस्तान का दौरा करके आए, एक शांति का एक पैगाम लेकर गए। उसके बावजूद भी इस तरीके की छोटी हरकत पाकिस्तान ने की और कारगिल की सीमा, भारत की सीमा में आने की कोशिश की, जिसके बाद हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अमेरिका को पत्र लिखा। बिल क्लिंटन उस समय पे राष्ट्रपति हुआ करते थे। जिसके बाद नवाज शरीफ के साथ फोन कॉल हुई अटल बिहारी वाजपेयी की, जिसमें अटल जी ने कहा कि मैं तो आपसे मिलने आया, शांति का पैगाम लेकर आया। उसके बाद आपने इस तरीके का फैसला लिया जो एक तरीके से कहीं ना कहीं पूरे देश को और हमें आहत पहुंची है। इसके बाद एक किताब है नवाज शरीफ की, गद्दार कौन, उसमें वो लिखते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि इस तरीके की हरकत कोई पाकिस्तानी सेना कर रही है। लेकिन इसके बाद एक जो बहुत अच्छी चीज निकल कर आई सामने कि उस समय में इजराइल और भारत के बीच कोई ऐसे बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे नहीं, लेकिन फिर भी आज के समय का जो इजराइल जो आतंकवाद से लड़ रहा है, उस समय पर भारत के समर्थन में आया और भारत का सबसे करीबी मित्र बनकर निकला। क्योंकि आप देखेंगे कि पाकिस्तान आर्मी जो थी वो कहीं ना कहीं हायर एल्टीट्यूड पे थी और जो इंडियन आर्मी थी उसके नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना था। तो उस समय पे भारतीय सेना के पास कोई ऐसे हथियार नहीं थे जो बड़ी सटीकता से सीधे वार कर सके। तो उस समय पे हमारे पास जो ये मिराज 2000 होता था, ये हमारा सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट था। तो वायुसेना भी लग चुकी थी जब इस पूरे मिशन में। तब लेजर गाइडेड मिसाइल्स जो थी इजराइल ने प्रोवाइड की और मिराज के ऊपर वो मिसाइल्स लगाई गई, जिससे बड़ी सटीकता के साथ, पूरे सटीकता के साथ वार किया गया पाकिस्तानी जो बंकर्स बनाए हुए थे, और वायुसेना ने ये जो नींव रख दी थी जीत की। तो इजराइल मैं मानता हूं कि सबसे करीबी मित्र भारत का बनकर निकला, जिसने बिना किसी शर्त के
पूरी तरीके से भारत का समर्थन किया और भारत एक जीत के साथ युद्ध जीता। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज भारत कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे करने जा रहा है और इसी में आज हमारी और स्टूडियो में बैठी ऑडियंस भी एनसीसी कैडेट है। अब चलते हैं, रुक करते हैं अपनी ऑडियंस की तरफ। उनके कुछ सवाल हमारे पैनलिस्ट से हैं तो ज़रूर करें। तो मेरा सवाल साहिल से है कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की इसमें क्या विशेष भूमिका रही थी इस युद्ध को लेकर? जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है और साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिसका समर्थन, जिसकी प्रशंसा विपक्ष ने भी की है। और जब बात होती है कारगिल युद्ध की तो एक मुझे कविता उनकी याद आती है, मैं उसके साथ आपके प्रश्न का जवाब दूंगा कि जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर तुम हथिया लोगे ये मत समझो, अत्याचारों से, संघारों से भारत का शीश झुका दोगे ये मत समझो। ये शब्द थे अटल बिहारी वाजपेयी की। और वो फोन कॉल जब उन्होंने नवाज शरीफ को किया, उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, और इस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया कि जब मीटिंग हुई वायुसेना की और थल सेना अध्यक्ष की, जब मीटिंग हुई प्रमुख की, तो मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि हमें वायुसेना की आवश्यकता पड़ेगी। जिसके बाद प्रधानमंत्री के पास ये प्रस्ताव रखा गया तो बिना किसी संकोच के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सुबह से शुरू कीजिए और बिना किसी खौफ के, बिना किसी परेशानी के पूरी तरीके से सरकार आपके साथ है और जो फैसले वायुसेना लेना चाहती है ले सकती है। जिसके बाद वायुसेना के अंदर इजराइल की मदद से वो लेजर गाइडेड मिसाइल्स लगाए गए, जिसके बाद एक तरीके से जो एक कहा जाता है कि हारी हुई बाजी भारत ने पलट दी थी वायुसेना की मदद से। एक कहीं ना कहीं उसका श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है, जो बड़े निडरता के साथ, बेखौफ तरीके से, जिन्होंने राजनीतिक फायदों से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचा और भारत को युद्ध के साथ इस कारगिल से। और एक साथ ही मैं आपको बता दूं हेमंत, आप जानेंगे ये बात कि जब बात इस मीटिंग की बात हुई, उस मीटिंग में ऐसा हुआ था कि सेना प्रमुख मलिक साहब उस टाइम पे थे, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की जो एलओसी है क्रॉस करके पाकिस्तान की सीमाओं में जाना चाहते हैं। जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े तीखे स्वरों में कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान को खदेड़ना है हमारी जगह से, हम किसी और देश की सीमाओं पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो एक बड़े कामयाब प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देखा जाता है इस कारगिल विजय युद्ध के बाद। जी साहिल, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे आपने अंत में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेना को निर्देश दिया कि आपको जो करना है अपनी सीमा के अंदर करें, दूसरों की सीमा में ना घुसें। और यही एक कारण भी रहा कि जब विदेशी ने समर्थन करना शुरू करा तो इंडिया की तरफ ज़्यादा रहे। माई सेल्फ जतिन। तो मेरा सवाल आप सबसे ये होगा, आप में से कोई भी आंसर दे सकता है, कि जो जवान हमारे शहीद होते हैं उन सबके परिवारों को एक बार पुरस्कारित करके या फिर मेडल देके सबको भुला दिया जाता है, और बहुत सारे कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो बहुत बुरे हालात में अब तक जी रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? ये सवाल आपका बहुत सटीक भी है और इस तरीके से सटीक है कि, और मैं अपने आप को सबसे सही इस सवाल का जवाब देने के लिए इसलिए मानता हूं कि मेरे पिताजी सन 1989 से लेकर 2002 तक जम्मू एंड कश्मीर में थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। तो उसके बाद होता ये है कि ये जो जंग है ये सिर्फ सैनिक नहीं लड़ता है, असल में एक जंग है जो पूरा परिवार लड़ रहा होता है। जब वो सैनिक बॉर्डर पर जाता है, मुझे याद है कि जब वो पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी तो मेरी हमेशा मदर टीचर मीटिंग होकर रह जाती थी, क्योंकि जो फादर थे वो कभी समय पर कभी पहुंच ही नहीं पाए, कभी दिवाली पर नहीं आए तो कभी होली पर नहीं आए। तो असल में एक जो जंग है वो परिवार लड़ रहा होता है, जिसने अपना बेटा, जिसने अपना पति, जिसने अपने पिता को बॉर्डर पे भेज रखा होता है दुश्मनों से लड़ने के लिए। बात करते हैं उन परिवारों की, हालांकि सरकार तरह तरीके की स्कीमें लेकर आती है, उन्हें सम्मानित करती है, पेंशन देती है, लेकिन उस शहादत के जो तराजू में जहां एक तरफ शहादत है और दूसरी तरफ आप चाहे कुछ भी रख दीजिए, हर चीज हल्की पड़ेगी, क्योंकि जो शौर्य है, जो बलिदान उस शहीद का है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं, अगर मेरे एंकर मुझे इजाजत देंगे तो मैंने कुछ शब्द लिखे थे उस शहीद के परिवार के लिए, मैं आपको सुनाता हूं कि जब शहीद की पत्नी क्या लिखती है। वो लिखती है कि माँ बाप के चेहरे पर मायूसी के बादल छाए हैं, बच्चे पूछते हैं पापा महीनों से घर नहीं आए हैं, मेरी आंख सूज चुकी है रो रो कर, लोग पूछते हैं क्या बात है, मेरी आंख सूज चुकी है रो रो कर, लोग पूछते हैं क्या बात है,
तू जीत जंग अमर हो गया, तेरे घर में आज भी जंग के हालात हैं, तेरे घर में आज भी जंग के हालात हैं। तो असल में वो जो 6000 लोग हैं, 600 जो शहीद हैं जिन्होंने शहादत दी इस कारगिल दिवस के बाद, और आए दिन न जाने कितने सैनिक हमारे शहीद होते हैं, उसके बाद निकल कर ये आता है कि एक जंग जो है वो परिवार लड़ रहा होता है, एक जंग जो है वो पूरा परिवार, वो माता पिता, वो पत्नी, वो शहीद की पत्नी लड़ रहे होते हैं, जिसके बाद आज हम एक शांतिपूर्वक माहौल में बैठ सकते हैं और सांस ले पाते हैं। भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीवंत राष्ट्र पुरुष है। भारत ने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं करा, लेकिन अगर किसी देश ने उस पर आंख उठाने की कोशिश करी तो भारत ने हमेशा उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। और भारत की रक्षा जब माँ भारती के लाल ही कर रहे हों तो भारत पर कोई आंख उठा के देख भी कैसे सकता है, और इसका परिचय समय समय पर भारतीय सेना ने दिया भी है। आज की चर्चा में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम एपिसोड्स को देखने के लिए जुड़े रहिए वाईएमसी संचार के साथ, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए कैसा लगा आपको आज का एपिसोड। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।